हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रियंक और आज की इस ITR 2 की सीरीज़ में हम लोग देखने वाले हैं कि मैं कैसे अपना ITR 2 फाइल करूं। मेरी सैलरी से इनकम है, मेरी हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है, मुझे अदर सोर्सेज से इनकम है, साथ ही साथ मैं म्यूचुअल फंड, शेयर्स और एनी अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट भी करता हूँ, उन्हें बेचता भी हूँ और उन्हें खरीदता भी हूँ। तो उस केस में मुझे कौन सा ITR फाइल करना चाहिए, क्या अगर मैं ITR 2 को फाइल करता हूँ तो कौन कौन सी ऐसी डिटेल होगी जो मुझे इसमें सबमिट करना होगा। ITR 2 को फाइल करते टाइम मैं अपने कुछ इन्वेस्टमेंट कंसिडर करूंगा, अपनी टैक्स रिजीम को देखूंगा कि मैं किस रिजीम में टैक्स का पेमेंट करना चाहता हूँ। तो आइए फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग ITR 2 की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ITR 2 में आज का मेरा जो शेड्यूल होगा वो होगा मेरी जनरल इन्फॉर्मेशन। क्या ITR 2 में अगर मुझे जनरल इन्फॉर्मेशन मुझे सबमिट करनी है जो कि एक मैंडेटरी पार्ट है, तो मैं कैसे उसको रेडी करूंगा, कैसे उसे सबमिट करूंगा। इसके बाद आने वाले अगले वीडियोस में हम लोग हर एक शेड्यूल को स्टडी करते हुए चलेंगे कि सैलरी शेड्यूल मुझे किस तरह फाइल करना है, सैलरी की कौन कौन सी डिटेल जाएगी, और अगर मुझे कैपिटल गेन से मेरी इनकम है, मान लो कि मैं शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स या इन सब में भी ट्रेडिंग करता हूँ, तो उस केस पे मुझे किस तरह मैं अपने शेयर्स की डिटेल या अपने म्यूचुअल फंड्स की सेल की डिटेल सबमिट करूंगा। कोई अगर मैंने कोई लैंड या बिल्डिंग्स को सेल आउट किया है तो उस केस में मुझे ITR 2 में कैसे डिटेल मेरी चाहिए। तो वो सब हम लोग 1 by 1 सीरीज में कंप्लीट करते हुए चलेंगे। फ्रेंड्स, अब मुझे अपना ITR फाइल करना है, तो फाइल करने से पहले मुझे सबसे पहले गूगल पे लिखना होगा incometax.gov.in। तो इनकम टैक्स की जो साइट है, जो 7 जून 2021 को गवर्नमेंट ने लॉन्च करी थी, वो कुछ इस तरह निकल कर आती है। मेरे पास अपना पैन कार्ड था, लेकिन इससे पुराने सालों में मैंने अपना कोई ITR फाइल नहीं करा था, लेकिन इस साल मैं अपना ITR फाइल करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मुझे ई फाइलिंग पोर्टल पर रजिस्टर्ड करना होगा, अगर मेरे पास अपना लॉगिन ID और पासवर्ड नहीं है तो। रजिस्टर्ड करने के लिए मैं यहाँ क्लिक करूंगा। रजिस्टर्ड कैसे करते हैं ई फाइलिंग पोर्टल पर, उसके लेके मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है जिसमें कि हमें अपने एड्रेस डिटेल डालनी होगी, अपना प्राइमरी मोबाइल नंबर, सेकेंडरी मोबाइल नंबर, प्राइमरी ईमेल ID, मोबाइल नंबर। इसके बाद जैसे ही मैं अपना लॉगिन ID और पासवर्ड रजिस्टर्ड करने पे जनरेट कर लूँगा। जनरेट करने के बाद मुझे अपने ID पासवर्ड से यहाँ से लॉगिन करना है। अब मुझे यहाँ पे अपनी ID डालनी है। ID मेरा पैन कार्ड नंबर भी हो सकता है और मेरा आधार कार्ड नंबर भी हो सकता है। मैंने अपना पैन कार्ड नंबर यहाँ पे डाला। मैं अपने पासवर्ड से यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, ITR फाइल करने से पहले सबसे पहले मुझे अपनी प्रोफाइल डिटेल अपडेट कर लेनी है। अपडेट करने में जैसे कि अगर मेरा फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में कोई भी बैंक अकाउंट ऐड हुआ है तो मैं यहाँ पे अपना बैंक ऐड कर सकता हूँ, एक्सेप्ट डोरमेंट अकाउंट। इसके बाद मैं अपना एड्रेस चेंज कर सकता हूँ, अपनी मोबाइल नंबर, ईमेल ID, क्योंकि अगर मैं ITR फॉर्म में जाके अपनी प्रोफाइल डिटेल अपडेट करूंगा तो वो सिर्फ उस पर्टिकुलर फॉर्म के लिए होगा। नेक्स्ट ईयर जब मैं अपना ITR फॉर्म भरूंगा तो फिर दोबारा मुझे वापस अपनी प्रोफाइल डिटेल उसमें अपडेट करनी होगी। तो मैं फॉर्म में जाके भी अपनी प्रोफाइल डिटेल चेंज कर सकता हूँ और बाहर से भी मैं अपनी प्रोफाइल डिटेल चेंज कर सकता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं अपनी यहाँ पे प्रोफाइल डिटेल जब अपडेट कर लेता हूँ, उसके बाद मुझे ई फाइल पे जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न एंड फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। अब मुझे यहाँ पे असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है। फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में मैं जो भी इनकम अर्न करता हूँ उसके अकॉर्डिंग जो मुझे टैक्स का पेमेंट करना होता है वो नेक्स्ट ईयर में जाके मैं उसका टैक्स का पेमेंट करता हूँ। तो फाइनेंशियल ईयर 2020-21 का असेसमेंट ईयर होगा 2021-22, करेंट असेसमेंट ईयर। अब मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि आप अपने ITR को किस मोड में फाइल करना चाहते हैं। जनरली ऑनलाइन मोड रिकमेंडेड होता है और ऑफलाइन मोड में भी मैं अपने ITR को फाइल कर सकता हूँ। लास्ट ईयर तक ये था कि मैं ITR 1 और 4 को सिर्फ ऑनलाइन कर सकता था। ITR 2, ITR 3 मेरे पास सिर्फ ऑफलाइन फाइल करने के ही ऑप्शन थे, लेकिन इस बार से वैसा नहीं है। मैं ITR 1, 2, 3, 4 को ऑफलाइन भी फाइल कर सकता हूँ और ऑनलाइन भी फाइल कर सकता हूँ। जब मैं ऑफलाइन सेलेक्ट करता हूँ तो उसके लिए सबसे पहले मुझे एक यूटिलिटी डाउनलोड करनी होगी। यूटिलिटी करने के बाद मैं अपनी एक प्रीफिल डाटा अपने ई फाइलिंग पोर्टल से डाउनलोड करूंगा, अपने ITR को फिर आगे रेडी करूंगा। रेडी करने के बाद एक GSN फाइल मैं जनरेट कर लूंगा और वो ई फाइलिंग पोर्टल पर जाके मैं सबमिट कर दूंगा। यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया कि मैं अपने ITR को ऑनलाइन फाइल करना चाहता हूँ एंड देन कंटिन्यू। अगर मैंने अपने ITR को पहले से कभी प्रिपेयर किया हुआ था लेकिन मैंने उसे सबमिट नहीं करा था तो मेरा ITR उस डेट और टाइम पे जाके मेरे ड्राफ्ट फाइल में जाके सेव हो जाता है। मैं चाहूँ तो आगे उसको रिज्यूम करके कंटिन्यू कर सकता हूँ और उसको फर्दर कंप्लीट कर मैं उसे सबमिट कर सकता हूँ। या फिर मैं अगर कोई फ्रेश ITR फाइल करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मुझे स्टार्ट न्यू फाइलिंग करना होगा। अब
अब मुझे यहाँ पे स्टेटस एप्लीकेबल, कौन सा स्टेटस मुझ पे एप्लीकेबल हो रहा है, आईटीआर कौन फाइल कर रहा है, कोई इंडिविजुअल फाइल कर रहा है आईटीआर को, कोई एचयूएफ फाइल कर रहा है, या एनी अदर में जैसे कि मान लो कि कोई आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन आईटीआर को फाइल कर रहा है, या फिर कोई लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म है, या कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, कोई पार्टनरशिप फर्म है, या कोई कंपनी है, या कोई लोकल अथॉरिटी है इसको फाइल करना चाहता है, तो अपना स्टेटस सिलेक्ट करे और आगे फर्दर प्रोसीड करे। जनरली आईटीआर 2 अगर मैं फाइल करना चाहता हूं तो उस केस में सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए ही एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे मैंने इंडिविजुअल सेलेक्ट किया एंड देन कंटिन्यू। अब मुझे अपना आईटीआर फॉर्म सेलेक्ट करना है, आईटीआर 1 2 3 4। मैं यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहता हूँ कि मुझे आईटीआर 2 फाइल करना है, वो भी ऑनलाइन। कोई भी इंडिविजुअल या एचयूएफ जिसके इनकम बिजनेस या प्रोफेशन से नहीं है तो उस केस में वो आईटीआर 2 को फाइल कर सकता है, या कोई भी ऐसा पर्सन जो आईटीआर 1 फाइल करने के लिए एलिजिबल नहीं है तो भी वो आईटीआर 2 फाइल कर सकता है। एक रेसिडेंट पर्सन या एक नॉन रेसिडेंट भी आईटीआर 2 को फाइल कर सकता है। अब मैंने यहाँ पे किया प्रोसीड विद आईटीआर 2। तो फ्रेंड्स आईटीआर 2 को फाइल करने से पहले मैं चाहूँ तो कुछ डिटेल को यहाँ पे वेरीफाई कर सकता हूँ, जैसे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट ऑफ लिस्ट जो कि मुझ पे रिक्वायर्ड होगा मुझे आईटीआर फाइल करने के लिए। अब हम एक एक फॉर्म को यहाँ पे एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। फॉर्म 16 होता है सैलरी के लिए। एनुअली मेरा एम्प्लॉयर फॉर्म 16 इशू करता है, कितने अमाउंट ऑफ मुझे सैलरी मिल रही है, प्लस अगर मैं कोई किस तरह फॉर्म 16 होता है मैं उसका अगर सिंपल देखना चाहूँ तो यहाँ पे क्लिक कर मैं अपना फॉर्म 16 का यहाँ पे सिंपल देख सकता हूँ। दूसरा होता है मेरा फॉर्म 16 है। फॉर्म 16 एक क्वार्टरली बेसिस पे इशू होता है। मान लो कि मुझे डिपॉजिट से मिलने वाला ब्याज पे मेरा कोई टीडीएस अमाउंट डिडक्ट हो रहा है, या मेरी सैलरी पे कोई टीडीएस अमाउंट डिडक्ट हो रहा है, तो क्वार्टरली बेसिस पे हर 3 मंथ के एंड पर मेरा जो भी डिडक्टर होगा टीडीएस डिडक्टर वो फॉर्म 16 इशू करेगा, जिसमें ये बताएगा कि आपका कितना इनकम पर कितना अमाउंट ऑफ टीडीएस डिडक्ट हुआ है। अगर मैं उसका सिंपल देखना चाहूँ तो यहाँ से क्लिक किया कर मैं उसका सिंपल देख सकता हूँ। फॉर्म 26 से होता है जो कि मेरी टीडीएस डिटेल बताता है, वो भी यही बताता है कि मेरी कितनी इनकम पर मेरा कितना टीडीएस डिडक्ट हुआ है। फॉर्म 26 में ई फाइलिंग पोर्टल पर जाके लॉगिन कर डाउनलोड कर सकता हूँ। कैसे हम लोग फॉर्म 26 को डाउनलोड करेंगे एक बार हम लोग देख लेते हैं। अब मुझे सबसे पहले फॉर्म 26 अगर डाउनलोड करना है, इसको लेके मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया है, फिर भी हम एक बार क्विक रिव्यू कर लेते हैं। ई फाइल पे जाना है मुझे, इनकम टैक्स रिटर्न एंड व्यू फॉर्म 26 मुझे यहाँ पे कंफर्म करना है। आई एग्री एंड देन प्रोसीड। व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26। अब मुझे यहाँ पे असेसमेंट सिलेक्ट करना है। फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए मेरा असेसमेंट ईयर होगा 2021-22। व्यू HTML व्यू डाउनलोड। चाहूँ तो मैं अपने फॉर्म 26 से मेरा कितना टीडीएस डिडक्ट हुआ है प्लस मेरी कितनी इनकम हुआ है मैं उसे बाहर से भी देख सकता हूँ, या फिर मुझे अगर इसे पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करना है तो एक्सपोर्ट एज अ पीडीएफ। तो फ्रेंड्स फॉर्म 26 के बाद मेरा अगला फॉर्म है बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट में हमें जनरली अगर मेरा सेविंग से मिलने वाला ब्याज या फिर डिपॉजिट से मेरा जो भी मुझे ब्याज मिल रहा है जो कि मैं इनकम टैक्स में रिपोर्ट करता हूँ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में जाके, तो मैं अपने बैंक स्टेटमेंट से देख सकता हूँ कि क्वार्टरली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे मुझे कितना इंटरेस्ट अमाउंट मिल रहा है। हाउसिंग लोन इंटरेस्ट सर्टिफिकेट, जनरली हाउस प्रॉपर्टी हेड में हाउसिंग का जो ब्याज का अमाउंट होता है मैं उसकी डिडक्शन क्लेम कर सकता हूँ, प्लस प्रिंसिपल अमाउंट की भी मैं डिडक्शन क्लेम कर सकता हूँ। तो डिडक्शन क्लेम करने के लिए बैंक हर साल जो भी मेरा हाउसिंग लोन मेरा है, जिस बैंक में मेरा हाउसिंग लोन है उस बैंक से मैं इंटरेस्ट सर्टिफिकेट ले सकता हूँ, जिसमें कि पूरे साल में मैं कितना इंटरेस्ट अमाउंट मैंने हाउसिंग लोन पर दिया है प्लस कितना प्रिंसिपल अमाउंट का पेमेंट किया है। तो जब भी आप अपना आईटीआर फाइल करें और हाउसिंग लोन इंटरेस्ट का बेनिफिट लेना चाहते हैं या फिर प्रिंसिपल अमाउंट का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो उस केस में इंटरेस्ट सर्टिफिकेट मेरी हेल्प करता है। डोनेशन मोड, अगर मैंने कोई भी डोनेशन का पेमेंट करा है, जैसे कि एग्जाम्पल अगर मैंने कोविड-19 में पीएम रिलीफ फंड या पीएम केयर फंड में अगर कोई डोनेशन का पेमेंट करा है तो उस केस में डोनेशन स्लिप के या डोनेशन रिसिप्ट जो होगी वो उसके थ्रू मुझे डोनेशन का मैं पेमेंट क्लेम कर सकता हूँ, जिसमें कि मुझे अपनी डोनी की डिटेल डालनी होगी। नेम ऑफ द डोनी, एड्रेस ऑफ द डोनी, पेन नंबर ऑफ द डोनी, मोड ऑफ पेमेंट क्या है मेरा, कैश में मैंने डोनेशन का पेमेंट किया है फिर अदर देन कैश मैंने पेमेंट किया है, कितना अमाउंट क्वालिफाइड लिमिट है, कितना अमाउंट क्वालिफाइड लिमिट नहीं है, 50% या 100%। तो उस केस में अगर मैं डोनेशन स्लिप का कोई सिंपल फॉर्म में देखना चाहता हूँ तो यहाँ पे क्लिक कर मैं देख सकता हूँ। रेंट एग्रीमेंट, रेंट रिसिप्ट, अगर मान लो कि मुझे सैलरी अमाउंट मिल रहा है अपने एम्प्लॉयर से और मैं अपना एचआरए क्लेम करना चाहता हूँ तो एचआरए क्लेम को लेकर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें कि एचआरए में 3 तरीके से क्लेम कर सकता हूँ। एक्चुअल एचआरए अमाउंट जो भी मुझे मिल रहा है,
और जो भी मैं रेंट पेमेंट कर रहा हूँ माइनस 10% ऑफ बेसिक सैलरी एनडीए एंड 40 या 50% ऑफ बेसिक एनडीए, इसमें जो भी लोएस्ट अमाउंट होगा उतना मैं रेंट का क्लेम करूंगा। अगर मुझे एचआर अपने एम्प्लॉयर से नहीं मिल रहा है और मैं फिर भी रेंट का रेसिडेंशियल एकोमोडेशन का कोई भी रेंट का पेमेंट कर रहा हूँ तो 80GG में जाके मैं उसका डिडक्शन रेंट का पेमेंट का बेनिफिट ले सकता हूँ अपने इनकम टैक्स रिटर्न में। तो उस केस में भी मुझे रेंट एग्रीमेंट या रेंट रिसिप्ट की मुझे जरूरत पड़ेगी। प्लस अगर मैंने कोई इन्वेस्टमेंट स्लिप है मेरे पास, अगर मैंने कोई इन्वेस्टमेंट किया, जैसे कि मान लो कि मैंने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का कोई पेमेंट किया या कोई हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट किया है जिसका मैं डिडक्शंस क्लेम करना चाहता हूँ 80 सेक्शन 80C में 80D में मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक, मेडिकल के केस में मैक्सिमम 25,000 रुपीज तक, तो उस केस में पेमेंट जो भी रिसिप्ट होगी वो मेरी हेल्प करेगा फॉर डिडक्शन क्लेम करने के लिए। तो फ्रेंड्स ये डॉक्यूमेंट आप एक बार अपनी इनकम के अकॉर्डिंग वेरीफाई कीजिए कि कौन से डॉक्यूमेंट आपके आईटीआर फाइल करने के लिए रिक्वायर्ड है। फ्रेंड्स मेरे पास यहाँ पे एफएक्यू भी है, अगर मैं देखना चाहूँ तो एक बार देख सकता हूँ, जिसमें कि अगर मान लो कि मेरे पास फॉर्म 16 नहीं है, फिर भी मेरे पास अपनी सैलरी की डिटेल डालना चाहता हूँ मैं अपने इनकम टैक्स रिटर्न में, तो मैं मंथली पे स्लिप के थ्रू भी अपनी सैलरी की डिटेल डाल सकता हूँ। जो भी 12th मंथ की मेरी सैलरी होगी, एग्रीगेट अमाउंट मेरा कितना सैलरी मुझे मिला है, तो मैं अपनी पे स्लिप से देख के सैलरी की डिटेल डाल सकता हूँ। सेकेंड है मेरा जैसे कि क्या कैन समबडी एल्स फाइल इनकम टैक्स रिटर्न माई बिहाफ, क्या मेरे बिहाफ पे कोई इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। आपका रिप्रेजेंटेटिव एसएससी अगर आप जिसे आप अपॉइंट करेंगे वो आपके बिहाफ पे अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकता है। इन केस ऑफ डेथ या कोई मेंटल डिसेबिलिटी है या फिर भी कोई टैक्स पेयर है जो कि माइनर है तो उसके बिहाफ पे अगर कोई फाइल करना चाहता है तो कर सकता है। कोई भी टैक्स पेयर बीइंग अ नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल है तो उस केस में भी आपके बिहाफ पे अगर कोई फाइल करना चाहे तो कर सकता है। फ्रेंड्स अब हमें आगे चलना है आईटीआर 2 में, यहाँ पे मैं स्टार्ट करूंगा। लेट गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स अब मुझे यहाँ पे आंसर करना है कि मैं किस रीजन से अपने आईटीआर 2 को फाइल कर रहा हूँ। सबसे पहला रीजन है मेरा कि क्या मेरी टैक्सेबल इनकम मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट अगर कोई इंडिविजुअल जिसकी एज 60 साल से कम है तो उस केस में बेसिक लिमिट होती है 2.5 लाख रुपए। वहीं कोई इंडिविजुअल जिसकी एज 60 साल या इससे ज्यादा है बट 80 साल से कम है तो उस केस में बेसिक एग्जम्पशन लिमिट होती है 3 लाख रुपए। और जिसकी एज 80 साल या इससे ज्यादा है तो उस केस में बेसिक लिमिट होती है 5 लाख रुपए। तो अगर मेरी इनकम 2.5 लाख, 3 लाख या 5 लाख रुपए से ज्यादा है तो उस केस में मुझे आईटीआर फाइल करना जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पे यही पूछ रहा है कि टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, क्या मेरी इनकम 2.5, 3 या 5 से ज्यादा है, तो मैं या तो ये ऑप्शन सिलेक्ट कर सकता हूँ। सेकंड है मेरे पास, क्या मेरे पास फर्स्ट वाला रीजन नहीं है लेकिन सेकंड रीजन मेरे पास है, क्या मैं मेरा डिपॉजिट अमाउंट 1 करोड़ रुपए इससे ज्यादा इन करेंट अकाउंट में, या फिर मैंने कोई एक्सपेंडिचर इनकट करा है 2 लाख रुपए से ज्यादा फॉर फॉरेन कंट्री फॉर योर सेल्फ और फॉर एनी अदर पर्सन, या फिर मैंने 1 लाख रुपए से ज्यादा कोई इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंडिचर इनकट करा है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो या तो हो सकता है ये एक ही रीजन हो या फिर मल्टीपल रीजन भी हो सकते हैं, तीनों रीजन भी हो सकते हैं या फिर 2 भी हो सकते हैं। या फिर अगर मेरे पास ऊपर कोई ऑप्शन नहीं है तो मैं अदर सिलेक्ट करके कंटिन्यू कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने ऑप्शन सिलेक्ट किया कि टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट एंड देन कंटिन्यू। फ्रेंड्स अब आईटीआर 2 में टोटल 30 शेड्यूल है। मुझे हर एक शेड्यूल को हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे, हर एक शेड्यूल को कंप्लीट करते हुए चलेंगे। हर एक कॉन्सेप्ट को लेके हमने ऑलरेडी एक एग्जाम्पल बनाया हुआ है तो हम वो एग्जाम्पल देखते हुए अपने शेड्यूल को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहला शेड्यूल होता है मेरी जनरल इन्फॉर्मेशन जो कि मैंडेटरी होती है, मुझे फिल करना होता है। नेक्स्ट है मेरा इनकम को लेके, क्या मेरी सैलरी से इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है, तो आप देख सकते हैं कैपिटल गेन से मेरी इनकम है या फिर एनी अदर सोर्सेस से, तो मैंने इसको भी सिलेक्ट किया। थर्ड है मेरा डिडक्शंस का 80G डोनेशन से मुझे, या फिर मेरी मेडिकल इंश्योरेंस से 80D चैप्टर 6 से। आप मेरे वीडियो के शेड्यूल को देखते हुए डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा शेड्यूल आप पे एप्लीकेबल होने वाला है आईटीआर 2 में और कौन सा शेड्यूल आप पे एप्लीकेबल नहीं होगा। अभी हम लोग सभी शेड्यूल को सिलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि हर एक शेड्यूल को लेकर हम लोग वीडियो बनाएंगे। कंटिन्यू। अब यहाँ पे दिखा रहा है कि यहाँ पे आपने टोटल 30 शेड्यूल है जो कि आपने सिलेक्ट किया हुआ है। फ्रेंड्स अगर आप मैं यहाँ पे सीधा शेड्यूल पे जाना चाहता हूँ हर एक शेड्यूल को कंप्लीट करके, तो मैं डायरेक्ट स्किप द क्वेश्चन कर शेड्यूल पे जा सकता हूँ, या फिर कंटिन्यू कर में मुझे हर एक क्वेश्चन का आंसर देना होगा जनरल इन्फॉर्मेशन में, जैसे कि मैं कौन सी टैक्स रिजीम को एक्सेप्ट करना चाहता हूँ, या फिर सैलरी को लेके कुछ डिडक्शन से कुछ चैप्टर 6 है में सैलरी के लेके जो भी मैं अलाउंसेस है जो मैं क्लेम करना चाहता हूँ, या फिर कोई भी डिडक्शन है जो मैं क्लेम करना चाहता हूँ,
तो मुझे वो क्वेश्चंस का आंसर करना पड़ेगा। हम आगे जाके इसका आंसर देंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है स्किप द क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे टोटली 30 शेड्यूल रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। हमें हर एक शेड्यूल को कंप्लीट करते हुए चलना है। आईटेट 2 में सबसे अच्छी बात यह है कि मैं बीच में से कोई से भी शेड्यूल को कर सकता हूँ कंप्लीट, लेकिन आईटीआर 1 और 4 जब मैं फाइल करता हूँ तो उस केस में मुझे हर एक शेड्यूल को सीक्वेंस वाइज कंप्लीट करना होता है। जब तक मैं फर्स्ट शेड्यूल को कंप्लीट नहीं करूंगा मैं सेकंड शेड्यूल पे नहीं पहुंच पाऊंगा। लेकिन आईटीआर 2 में ऐसा नहीं है। अगर मुझे सैलरी का शेड्यूल पहले फाइल करना है तो मैं सैलरी के शेड्यूल को फिल कर सकता हूँ, या फिर मुझे अगर पहले कैपिटल गेन का शेड्यूल फिल करना है तो मैं उसे कर सकता हूँ। लेकिन हम लोग डिटेल वाइज हर एक शेड्यूल को कंप्लीट करते हुए चलेंगे। सबसे पहला होगा मेरा जनरल इन्फॉर्मेशन, जो कि मैंडेटरी है। मैंने यहाँ पे जनरल इन्फॉर्मेशन को सिलेक्ट किया। फ्रेंड जनरल इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे चाहिए चारों टैब है जो मुझे कंप्लीट करनी है। सबसे पहला है मेरा पर्सनल इन्फॉर्मेशन। मेरे पर्सनल इन्फॉर्मेशन में ये वो डिटेल होती है जैसे कि मेरा फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, पेन नंबर, आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ। ये जनरली ये इन्फॉर्मेशन मेरी पैन कार्ड से जो मेरी डिटेल रजिस्टर्ड होती है वो उससे ये डिटेल मेरी ऑलरेडी प्रीफिल होती है। मैं इसमें कोई एडिट नहीं कर सकता। फर्स्ट नेम अकॉर्डिंग टू माई पैन कार्ड, लास्ट नेम अकॉर्डिंग टू माई पैन कार्ड एंड पेन नंबर, आधार नंबर जो भी मैं अपने पैन कार्ड से आधार कार्ड लिंक करता हूँ तो यहाँ पे ऑलरेडी मेरा आधार नंबर रिफ्लेक्ट होने लग जाता है। मुझे सिर्फ इसको अपने पैन कार्ड से एक बार वेरीफाई करना है पर्सनल इन्फॉर्मेशन को। सेकंड टैब है मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल। कॉन्टैक्ट में चाहूँ तो यहाँ पे जाके इसे एडिट करता हूँ। कॉन्टैक्ट डिटेल में जैसे कि मेरा एड्रेस हुआ, मेरा मोबाइल नंबर हुआ, मेरा ईमेल एड्रेस हुआ, तो उस केस में अगर मैं एडिट कर यहाँ से चेंज करता हूँ तो वो सिर्फ मैं इस पर्टिकुलर फॉर्म आईटीआर फॉर्म के लिए ही इसे चेंज कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने बताया था कि अगर मैं मेन प्रोफाइल में जाके अपनी एड्रेस डिटेल, मोबाइल या ईमेल एड्रेस को चेंज करता हूँ तो आने वाले जितने भी फ्यूचर में मेरे फॉर्म्स होंगे आईटीआर फॉर्म्स, उसमें मेरी वही डिटेल प्रीफिल होकर आ जाएगी। लेकिन अगर मैं सिर्फ इस फॉर्म में जाके यहाँ पे एडिट करता हूँ तो वो सिर्फ इस पर्टिकुलर फॉर्म के लिए होगा। आगे फॉर्म में फिर दोबारा मुझे अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स को चेंज करना होगा। तो यहाँ पे आप अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स देख सकते हैं, आपका एड्रेस, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। थर्ड टैब है फ्रेंड्स हमारी फाइलिंग स्टेटस। अब फाइलिंग स्टेटस में ये बता रहा है कि आप किस सेक्शन में अपने रिटर्न को फाइल करना चाहते हैं। पहला है सेक्शन मेरा सेक्शन 139 सबसेक्शन 1, जैसे कि बताता है कि रिटर्न फाइलिंग ऑन और बिफोर ड्यू डेट। क्या मैं अपने रिटर्न्स को बिफोर ड्यू डेट से पहले फाइल करना चाहता हूँ। इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग ड्यू डेट होती है 31 जुलाई, जो कि बढ़कर हो गई थी 30 सितंबर। अभी मेरी जो ड्यू डेट है वो है 31 दिसंबर। तो क्या मैं 31 दिसंबर से पहले अपने रिटर्न को फाइल कर रहा हूँ तो मुझे सिलेक्ट करना होगा सेक्शन 139 सबसेक्शन 1, बिलेटेड रिटर्न आफ्टर ड्यू डेट। क्या मैं अपने रिटर्न को आफ्टर ड्यू डेट फाइल कर रहा हूँ। जब भी मैं अपने रिटर्न को आफ्टर ड्यू डेट फाइल करता हूँ, जैसे कि मेरी इनकम टैक्स की ड्यू डेट होती है 31 दिसंबर, लेकिन मैं 31 मार्च तक भी अपने रिटर्न को अगर फाइल कर सकता हूँ तो उस केस में मुझे लेट फीस के साथ अपने रिटर्न को फाइल करना होगा। लेट फीस जैसे कि एग्जांपल सेक्शन 234 ऐप में मैं लेट फीस पे करना होगा मुझे 10,000 रुपये या 1,000 रुपये अकॉर्डिंग टू माई इनकम। 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में मोर देन 5 लाख रुपीज। तो जो भी मेरी लेट फीस होगी उसके अकॉर्डिंग मैं अपना बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकता हूँ सेक्शन 139 सबसेक्शन 4 में। या फिर मैं सेक्शन 139 सबसेक्शन 5 में अपने रिटर्न को रिवाइज कर रहा हूँ। रिवाइज में रिटर्न तभी करता हूँ जब मैं ओरिजिनल रिटर्न ऑलरेडी फाइल कर चुका होता हूँ। तो उस केस में मुझे अपने ओरिजिनल रिटर्न का एक्नॉलेजमेंट नंबर डालना होगा, प्लस किस डेट पे मैंने अपना ओरिजिनल रिटर्न फाइल करा था वो डेट सिलेक्ट करना होगा, और मैं अपने आगे जाके उस रिटर्न को रिवाइज कर सकता हूँ। 92CD अगर मैं अपने रिटर्न को मॉडिफाई करना चाहता हूँ तो मॉडिफाई के केस में मुझे ओरिजिनल रिटर्न की डेट डालनी होगी, प्लस मुझे अपना ओरिजिनल रिटर्न का एक्नॉलेजमेंट नंबर डालना होगा। मैं किसी पुराने रिटर्न को फाइल कर रहा हूँ तो मैं आफ्टर कॉन्टिन्यूशन ऑफ डिले फाइल कर सकता हूँ उसको। उस केस में मुझे नोटिस नंबर होगा वो मुझे डालना होगा, या फिर मेरा जो भी आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा, डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा वो मुझे डालना होगा, या फिर डेट ऑफ सच नोटिस, किस डेट पे मेरा नोटिस इशू हुआ जिसके रिगार्डिंग मैं अपने रिटर्न को फाइल कर रहा हूँ। सेकंड, अगर मैंने अपना रिटर्न फाइल करा था और मेरा रिटर्न मान लो डिफेक्टिव हो गया तो डिफेक्टिव के केस में अपने 139 सबसेक्शन 9 में मैं अपने रिटर्न को रेक्टिफाई कर सकता हूँ। उस केस में मुझे अपने ओरिजिनल रिटर्न की एक्नॉलेजमेंट नंबर डालना होगा और ओरिजिनल रिटर्न की डेट डालनी होगी, और उसके डिफेक्टिव रिटर्न के रिगार्डिंग जो भी मेरा नोटिस नंबर होगा, नंबर ऑफ द नोटिस, या जो भी मेरा डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा मुझे वो डालना होगा, और डेट ऑफ सच नोटिस ऑर्डर, किस डेट पे मुझे नोटिस ऑर्डर इशू हुआ है, ठीक है। या फिर किसी और अदर नोटिस के अगेंस्ट में मैं अपने रिटर्न को फाइल करना चाहता हूँ, जैसे कि 142 सबसेक्शन 1 विद इन 1 मंथ में, या सेक्शन 148 के रिगार्डिंग मैं अपने रिटर्न्स को फाइल करना चाहता हूँ तो उस केस में मुझे सिलेक्ट करना होगा, प्लस नोटिस नंबर एंड नोटिस डेट मुझे डालनी होगी। तो इस वक्त हम अपने रिटर्न को बिफोर ड्यू डेट फाइल करना चाहते हैं ओरिजिनल रिटर्न को, तो मैंने सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 को सिलेक्ट किया।
फ्रेंड्स, अब आगे हमसे ये पूछ रहा है कि आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजिम अंडर सेक्शन 115 बीएसई। बजट 2020 में मेरे पास ऑप्शन था कि फाइनेंशियल ईयर 2020-21 का जब मैं अपना आईटीआर फाइल करता हूँ तो उस केस में मेरे पास 2 टैक्स स्लैब रेट है, ओल्ड टैक्स स्लैब रेट एंड न्यू टैक्स स्लैब रेट। मैं किस स्लैब रेट में अपना टैक्स का पेमेंट करना चाहता हूँ वो मैं सिलेक्ट करूंगा जब मैं अपना आईटीआर को फाइल करूंगा। अगर मैं ओल्ड टैक्स स्लैब रेट सिलेक्ट करता हूँ तो उस केस में अगर किसी की एज 60 साल से कम है तो अप टू 2.5 लाख रुपीज तक कोई टैक्स नहीं है। 2.5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक टैक्स रेट होगा 5%, 5 लाख से 10 लाख तक 20%, और जैसे ही मेरी इनकम 10 लाख से ऊपर क्रॉस करेगी तो मेरा टैक्स रेट होगा 30%। वहीं अगर किसी की एज 60 साल या इससे ज्यादा है बट 80 साल से कम है तो वो एक सीनियर सिटीजन कहलाएगा और उसका टैक्स स्लैब रेट कुछ इस तरह होगा जैसे कि 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं, 3 लाख से 5 लाख रुपए तक 5%, 5 से 10 लाख रुपए के बीच में 20% और अबव 10 लाख रुपीज 30%। वहीं अगर कोई 80 साल या इससे ज्यादा जिसकी एज है वो अपना आईटीआर फाइल करना चाहते हैं तो हम उन्हें सुपर सीनियर सिटीजन बोलेंगे, जिनमें कि अप टू 5 लाख रुपीज तक कोई टैक्स नहीं, 5 लाख से 10 लाख के बीच में 20% और अबव 10 लाख रुपीज 30%। तो ओल्ड टैक्स रेट है वो पिछले साल भी था और इस साल भी ये है। मैं चाहूँ तो ओल्ड टैक्स रेट के अकॉर्डिंग अपना टैक्स का पेमेंट कर सकता हूँ। अगर मुझे न्यू टैक्स रेट के अकॉर्डिंग अपना टैक्स का पेमेंट करना है तो उसमें टैक्स स्लैब रेट कुछ इस तरह है जैसे कि 2.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं, नेक्स्ट 2.5 लाख रुपीज तक 5%, उसके नेक्स्ट 2.5 लाख रुपीज तक 10%। जैसे मेरे 2.5 लाख रुपीज बढ़ते जाएंगे तो मेरा 5% टैक्स बढ़ता जाएगा, अगले 2.5 लाख रुपीज तक 20% और अबव 15 लाख रुपीज तक मेरा टैक्स रेट होगा 30%। लेकिन ओल्ड टैक्स में अबव 10 लाख रुपीज तक 30%। इसमें चाहे सीनियर सिटीजन हो, नॉन सीनियर सिटीजन हो या फिर सुपर सीनियर सिटीजन हो, सबके लिए 2.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है। तो फ्रेंड्स, अकॉर्डिंगली न्यू टैक्स स्लैब रेट में मेरे पास टैक्स रेट कम है, लेकिन अगर मैं न्यू टैक्स रेट सिलेक्ट करता हूँ तो उस केस में कुछ बेनिफिट्स है जो कि मुझे नहीं मिलेंगे अगर मैं इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग न्यू टैक्स रिजिम को एक्सेप्ट करता हूँ। जैसे कि अगर मुझे स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल रही है सैलरी के केस में 50,000 रुपए की तो मैं उसका बेनिफिट नहीं ले पाऊंगा, या फिर मैं 2500 रुपए का कोई प्रोफेशनल टैक्स का पेमेंट कर रहा हूँ तो उसका मुझे बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर मैं सैलरी इंप्लॉय हूँ, मुझे अपनी कंपनी से एचआरए मिल रहा है, हाउस रेंट अलाउंस, तो न्यू टैक्स रिजिम में मैं एचआरए का बेनिफिट भी नहीं ले पाऊंगा। एलटीए लीव ट्रेवल कंसेशन का मुझे बेनिफिट नहीं मिलेगा। या कोई भी हाउसिंग लोन का मैं ब्याज का पेमेंट कर रहा हूँ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में जिसमें मैं खुद रहता हूँ तो 2 लाख रुपए तक का जो ब्याज का पेमेंट होगा वो मैं नहीं क्लेम कर पाऊंगा अगर मैं न्यू टैक्स रिजिम को एक्सेप्ट करता हूँ। या कोई भी ऐसी फैमिली पेंशन है जिसमें कि मुझे 15,000 रुपए तक का डिडक्शन मैं क्लेम कर सकता हूँ, वो मुझे नहीं मिलेगा। या कोई भी एमपीएल एमएलए या एमएलसी को कोई अलाउंसेस मिल रहा है तो उस केस में भी न्यू टैक्स रिजिम में मैं उसका बेनिफिट नहीं ले पाऊंगा। या 80C से 80U के बीच में मेरा कोई इन्वेस्टमेंट्स था, जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि LIC प्रीमियम का मैं कोई पेमेंट कर रहा हूँ या फिर कोई भी मेडिकल इंश्योरेंस का पेमेंट कर रहा हूँ, अटल पेंशन योजना का पेमेंट कर रहा हूँ, या हाउसिंग लोन का प्रिंसिपल अमाउंट का जो मुझे डिडक्शंस का बेनिफिट मिलता है वो भी मुझे न्यू टैक्स रिजिम में नहीं मिलेगा। या फिर कोई भी टैक्सेबल म्यूचुअल फंड में मेरा कोई इन्वेस्टमेंट है, बच्चों की कोई ट्यूशन फीस है जिसका बेनिफिट मैं 1.5 लाख रुपए तक क्लेम कर सकता हूँ, या कोई PPF में मेरा इन्वेस्टमेंट है तो भी मैं न्यू टैक्स रिजिम में उसका बेनिफिट नहीं ले पाऊंगा। तो न्यू टैक्स रिजिम में अकॉर्डिंगली टैक्स रेट मेरा कम है, लेकिन कुछ बेनिफिट्स अलाउंसेस जो कि मुझे मिलना चाहिए था वो न्यू टैक्स रिजिम में मुझे नहीं मिलेगा। अब अगर मैं न्यू टैक्स रिजिम सिलेक्ट करता हूँ, जनरली ITR 4 और ITR 3 के केस में अगर मैं न्यू टैक्स रिजिम सिलेक्ट करता हूँ तो उसके केस में मुझे एक डिक्लेरेशन सबमिट करना होता है ई-फाइलिंग पोर्टल पर। इसको लेके मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, हाउ टू फाइल डिक्लेरेशन इन फॉर्म 10I, उसमें कैसे फाइल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने देखा कि किस स्कीम के अकॉर्डिंग हमें टैक्स का पेमेंट करना है वो आपके कैलकुलेशंस पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे मुझे सिलेक्ट करना है कि आप न्यू टैक्स में जाना चाहते हैं ओल्ड टैक्स रिजिम में, तो मैं यहाँ पे मैंने नो किया क्योंकि मैं ओल्ड टैक्स रिजिम के हिसाब से अपना टैक्स का पेमेंट करना चाहता हूँ। ये ऑलरेडी डिटेल हमने पहले डिस्कस कर लिए। अगर मुझे लगता है कि इसमें कोई चेंजेस करना है तो एडिट रिस्पॉन्स करके मैं चेंज कर सकता हूँ कि मैं किस कारण से अपने ITR को फाइल कर रहा हूँ। अब हम लोग आगे नीचे आते हैं। अब हमें यहाँ पे रेसिडेंशियल स्टेटस सेलेक्ट करना है। जनरली ITR 104 के केस में मुझे रेसिडेंशियल स्टेटस सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं होता है क्योंकि ITR 104 सिर्फ एक रेसिडेंट पर्सन ही फाइल कर सकता है। लेकिन ITR 2 और 3 के केस में मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा कि ITR 2 को या 3 को कौन फाइल कर रहा है, एक रेसिडेंट व्यक्ति फाइल कर रहा है, नॉन रेसिडेंट फाइल कर रहा है। अगर अब हम लोग ये कैसे देखेंगे कि ITR 2 को रेसिडेंट व्यक्ति फाइल कर रहा है तो उस केस में रेसिडेंट के लिए कुछ कंडीशंस होती है, जैसे कि वो इंडिया में होना चाहिए फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में 182 दिन या इससे ज्यादा, या कंडीशन 2 है कि वो फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में, अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 2020-21 का ITR फाइल कर रहा हूं तो मैं देखूंगा कि फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में
एटलीस्ट 60 दिन होना चाहिए इंडिया में, एंड उसके पिछले 4 सालों में 365 या इससे ज्यादा इंडिया में होना चाहिए। तो या तो कंडीशन 1 एप्लीकेबल हो रही है मुझ पर, या कंडीशन 2 एप्लीकेबल हो रही है। अगर दोनों मुझ पर एप्लीकेबल हो रही है, कोई एक भी मुझ पर एप्लीकेबल हो रहा है तो मैं रेसिडेंट कहलाऊंगा, या फिर मुझ पर दोनों एप्लीकेबल नहीं हो रहा है तो उस केस में मैं नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल कहलाऊंगा। अब मैंने यहाँ पे रेसिडेंट सिलेक्ट किया और मुझे कंडीशन यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, यू आर इन इंडिया फॉर 182 days और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अगर मैं नॉन रेसिडेंट सिलेक्ट करता हूं तो नॉन रेसिडेंट की केस में यहाँ पे मुझे कुछ डिटेल डालनी होगी, रिस्ट्रिक्शन ऑफ रेसिडेंट कि कौन सी कंट्री में था रेसिडेंट, तो वहाँ पे उसकी डिटेल डलेगी, प्लस उसका टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर मुझे यहाँ पे डालना होगा। कोई इंडियन सिटीजन है या फिर इंडियन ओरिजिन है तो यहाँ पे मुझे स्पेसिफाई करने का पड़ेगा कि टोटल पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, कि इंडिया में टोटल कितना टाइम तक रहा है, और टोटल पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग द 4 प्रीसीडिंग ईयर, मतलब प्रीवियस ईयर से पिछले 4 सालों में इंडिया में कितने टाइम तक स्टे किया है। तो मुझे यहाँ पे उसकी डिटेल डालनी पड़ेगी। जनरली ये कंपलसरी नहीं है नॉन रेसिडेंट के केस में। इसके बाद अगला है मेरा रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। जनरली जब मेरा रेसिडेंटल स्टेटस मुझ पे एप्लीकेबल हो जाता है, उसकी नेक्स्ट स्टेप है क्या मैं रेसिडेंट के साथ साथ ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी हूँ। उसके लिए कुछ कंडीशन है। कंडीशन कुछ इस तरह से कि अगर मैं अपना फाइनेंशियल 2020-21 का ITR फाइल कर रहा हूँ तो मुझे देखना होगा कि पिछले फाइनेंशियल 2020-21 के पिछले 10 सालों में किसी भी 2 सालों में वह रेसिडेंट रहा है, एंड साथ ही साथ पिछले 7 सालों में 730 दिन या इससे ज़्यादा इंडिया में रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो वह कहलाएगा रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो यहाँ पे मुझे अपने आप को सिलेक्ट करना है रेसिडेंट। कंडीशन फॉर रेसिडेंट, यू आर इन इंडिया फॉर 182 days 182 दिन या ज़्यादा ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। फर्स्ट वाली कंडीशन मैंने यहाँ पे एक्सेप्ट करी। डू यू वांट टू क्लेम द बेनिफिट अंडर सेक्शन 115? नो। आर यू गवर्न बाय द पोर्टुगीज सिविल कोड? अभी मुझे यहाँ पे इसको नो सिलेक्ट करना है। आगे जाके इसका एक सेपरेट शेड्यूल है, हम लोग इसको लेकर डिस्कस करेंगे। डिटेल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एसएससी, क्या आपके बिहार पे कोई रिटर्न फाइल कर रहा है? अगर आप यस करते हैं तो आपको उनकी डिटेल डालनी होगी। रिप्रेजेंटेटिव एसएससी का नाम, कैपेसिटी कौन है, कोई लीगल हायर है, मैनेजर है, गार्जियन है या फिर एनी अदर पर्सन, ठीक है। और रिप्रेजेंटेटिव एसएससी का मुझे एड्रेस डालना होगा, उनका पेन नंबर डालना होगा, प्लस आधार कंपलसरी नहीं है, आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं। डिटेल ऑफ डायरेक्टरशिप, अब मुझे डायरेक्टरशिप की डिटेल डालनी होगी। अगर मैं पिछले फाइनेंशियल 2020-21 में किसी भी कंपनी में डायरेक्टर रहा हूँ तो मुझे डायरेक्टर डिटेल डालनी होगी कि मैं किस कंपनी में डायरेक्टर रहा हूँ। कोई डोमेस्टिक कंपनी है, इंडियन कंपनी है या कोई फॉरेन कंपनी है, लिस्टेड है या अनलिस्टेड कंपनी है, कंपनी का नाम क्या है, पेन नंबर ऑफ द कंपनी या डायरेक्टर का जो भी डिन नंबर होता है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, मुझे वो डालना होगा। जब मैं ये पूरी डिटेल डाल लेता हूँ यहाँ पर, डालने के बाद मेरे पास एड अनदर और भी ऑप्शन आता है। अगर मैं हो सकता है मोर देन 1 कंपनीज में डायरेक्टर रहा हूँ तो मैं उसकी भी डिटेल डाल सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने डिटेल ऑफ डायरेक्टरशिप को नो किया। इसके बाद मुझे अगला है डिटेल ऑफ अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स। और मुझे यहाँ पे अनलिस्टेड इक्विटी शेयर की डिटेल यहाँ पे डालनी होगी। क्या मेरे पास किसी भी कंपनी के अनलिस्टेड इक्विटी शेयर है पिछले साल में या इससे पुराने साल में कोई ओपनिंग लिस्टेड थे, तो मैं यहाँ पे डिटेल यहाँ पे डाल सकता हूँ। एड डिटेल मुझे करना होगा। एड डिटेल में मुझे लिखना होगा नेम ऑफ द कंपनी, किस कंपनी के मेरे पास अनलिस्टेड इक्विटी शेयर थे, किस टाइप की कंपनी है, कोई डोमेस्टिक कंपनी है फिर फॉरेन कंपनी है, पेन नंबर क्या है कंपनी का। हो सकता है फाइनेंशियल 2020-21 से पहले के मेरे पास कोई अनलिस्टेड इक्विटी शेयर है तो ओपनिंग नंबर ऑफ शेयर्स मेरे पास कितने थे, किस लागत पे मैंने शेयर्स को बाय करा था, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशंस, शेयर एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर्स। अगर मैंने फाइनेंशियल 2020-21 में भी किसी कंपनी का अनलिस्टेड इक्विटी शेयर बाय करे तो कितने नंबर ऑफ शेयर्स मैंने बाय करे, किस डेट पे, डेट ऑफ सब्सक्रिप्शन परचेस, किस डेट पे मैंने उसको बाय करा हुआ है, शेयर्स की फेस वैल्यू क्या थी, इशू प्राइस क्या था, परचेस प्राइस क्या था, शेयर ट्रांसफर ड्यूरिंग दिया। अगर मैंने कोई शेयर्स फाइनेंशियल 2020-21 में अनलिस्टेड इक्विटी शेयर को सेल किया है, बेचा है, तो कितने नंबर ऑफ शेयर्स मैंने बेचे हैं, सेल कंसिडरेशन कितने अमाउंट्स पे मैंने सेल किया हुआ है, कितने शेयर्स मैंने सेल किए हैं और किस लागत पे मैंने कॉस्ट ऑफ इसको बाय किया था जो कि मैंने सेल किया हुआ है, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन किस लागत पे मैंने उसे बाय किया हुआ था। ये अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स की पूरी कंप्लीट डिटेल डालने के बाद यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा। फ्रेंड्स, फाइलिंग स्टेटस वाला टेप कंप्लीट होने के बाद मुझे इसे यहाँ पे सेव करना है। मेरे तीनों टेप कंप्लीट हो चुके हैं, मेरा लास्ट बचा है बैंक डिटेल। अब मुझे बैंक डिटेल पे जाना है और मुझे यहाँ पे अपनी एक बार बैंक डिटेल को वेरीफाई करना है।
अगर हो सकता है फाइनेंशियल 2020-21 में मेरा कोई बैंक ऐड हुआ है तो यहाँ पे जाके मैं ऐड अनदर करके अपने बैंक को ऐड कर सकता हूँ। जैसे मैं ऐड अनदर करूंगा तो मैं अपनी मेन प्रोफाइल में सीधा चला जाऊंगा और वहां जाके मैं अपनी बैंक डिटेल ऐड कर लूंगा, जिसमें मुझे डालना होगा मेरा बैंक अकाउंट नंबर। एक बार उसे मुझे कंफर्म करना होगा। अकाउंट्स टाइप, कौन सी टाइप का मेरा अकाउंट है, जैसे कि हो सकता है मेरा सेविंग अकाउंट हो, करेंट अकाउंट हो, कोई भी सीसी अकाउंट हो, या फिर कोई भी ओवरड्राफ्ट अकाउंट हो, या नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट, कोई एनआरए अकाउंट हो। किसी भी एनआरआई का अगर एनआरओ अकाउंट होता है जो कि इंडिया में जो भी मैं इनकम अर्न करता हूँ उसके अकॉर्डिंग मेरा एनआरए अकाउंट ओपन होता है, जिसमें कि जो भी मुझे इनकम मिलती है वो टैक्सेबल होती है। तो एनआरओ अकाउंट अगर मेरा है तो मैं उसकी डिटेल भी यहाँ पे डाल सकता हूँ। और आईएफएससी कोड मुझे डालना होगा। जैसे मैं आईएफएससी डालूंगा तो मेरी बैंक नेम और बैंक ब्रांच वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सिलेक्ट कर लेगा। अगर कोई डोरमेंट अकाउंट है तो मैं उसकी डिटेल कंपलसरी नहीं है, एक्सक्लूडिंग डोरमेंट अकाउंट। इसके बाद फिर मुझे यहाँ पे कंफर्म करना है। तो फ्रेंड्स, हमारा ये जनरल इन्फॉर्मेशन का जो मैंडेटरी वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। आगे नेक्स्ट वीडियो की सीरीज में हम लोग हर एक शेड्यूल को कंप्लीट करते हुए चलेंगे कि सैलरी में मुझे कैसे डिटेल डालनी होगी, एचआरए की डिटेल्स, बेसिक सैलरी मैं एचआरए कितना क्लेम कर सकता हूँ, प्लस अगर मुझे कोई अरियर अमाउंट ऑफ सैलरी मिला है या फिर कोई भी मैं परक्विजिट्स अमाउंट मैं अपनी सैलरी में डालना चाहता हूँ विद बाइफिकेशंस, तो मैं किसी इस तरह डालूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिए।